यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कानून व्यवस्था को लेकर बीते कुछ महीनों से योगी सरकार लगातार घिरी हुई है। मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल कराने की कोशिश करें, लेकिन जब खुद मंत्री डरा रहे हो, धमका रहे हो, तब तो स्थिति विकट हो जाती है। क्या आरोप है अतुल गर्ग पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें अवधेश तो अतुल गर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और उनके चचेरे भाई हैं श्याम गर्ग, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये खत लिखा है जहां पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जो संपत्ति है उसमें सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ और अतुल गर्ग बंटवारा नहीं कर रहे। खुद श्याम गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, अतुल गर्ग के चचेरे भाई हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ बंटवारे को लेकर लड़ाई है और क्या इनकी शिकायत है। सर, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपने जो पीएमओ को खत लिखा है उसमें आपने कहा कि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, क्या शिकायत है आपकी? महोदय, मैं श्याम गर्ग, मैं इतना कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, मेरे पिताजी की मृत्यु 32 साल पहले हो गई थी। श्री दिनेश चंद गर्ग, स्वर्गवासी श्री दिनेश चंद गर्ग जी मेरे सगे ताऊ जी, जो प्रथम मेयर गाजियाबाद के, और वर्तमान में मेरे आदरणीय भैया अतुल गर्ग, जो विधायक शहर गाजियाबाद विधायक व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं। मैं अपने भाइयों के साथ संयुक्त रहता था। सन 2016 में मैंने उनसे कहा कि भाई मेरी उम्र हो गई, मेरे पिताजी और दादाजी की संपत्ति का कुछ हिसाब किताब बंटवारा दे दिया जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज़मीन सारी आवास विकास में आ गई है, जो करीब ग्राम पसौंडा में है 100 बीघे की, और आपको जल्द ही सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी मैं अपने चाचाओं के पास गया, सभी के पास गया, तो वही कहते थे आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। परंतु मेरे सबसे छोटे चाचा प्रदीप गर्ग जी ने उन्होंने कहा कि शाम तुम तहकीकात करो, तहसील वगैरह जाकर कुछ फर्द खतौनी इस टाइप से निकलवाई। जब वहाँ पर जाके पता चला तो ये इन्होंने एक रामाकृष्ण सोसाइटी बनाई जिसमें आलोक गर्ग कोषाध्यक्ष, संदीप गर्ग सचिव व आदि हैं। तो मैंने फिर तहकीकात करी तो पता चला सन 1993 में एक मुख्तियार बनाया गया जिसमें मैंने सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई। तो उसमें थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर मेरे नहीं थे, क्योंकि मैंने आज तक कभी अपना पूरा नाम कभी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं है। उसके बाद थंब इम्प्रेशन हुआ, मैंने फिर कोर्ट का रास्ता अपनाया, कोर्ट में गया। कोर्ट में अलाउ हुआ एफआईआर दोनों प्रेम चाचा जी और रवि चाचा जी, जिन्हें मुख्ताम किया गया, और आलोक गर्ग और संदीप गर्ग, जिन्होंने रामाकृष्ण सोसाइटी के अधिकारी बने, उनके नाम में ट्रांसफ़र कर दी गई। तहकीकात चली, मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब ने बुलाया कि आपके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान चाहिए। उस दिन मैं पूरे दिन बैठा रहा उनके पास। उन्होंने बहुत आदर सम्मान किया और मेरे सारे साइन वगैरह लिए और अंगूठी छाप लिए। उन्होंने कहा श्याम जी आपको न्याय मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस आशय से मैंने सब कुछ करा। परंतु 5 महीने बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें थंब इम्प्रेशन आया कि थंब इम्प्रेशन पाएगा ही सही। पर मैंने सर इसमें तो मेरे हस्ताक्षर भी थे। तो उन्होंने कहा इस हस्ताक्षर इतने वैल्यू नहीं रखते। फिर मैंने अपील करी दोबारा एसीजीएम महोदय के पास कि मेरे हस्ताक्षर की सुनवाई नहीं हुई, तो उसे खारिज कर दिया गया। उसके बाद फिर मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली, वो आज भी विचाराधीन है। उसके बाद मैंने एक सिविल केस दायर किया जिसमें अपनी मांग 100 बीघे में 1/2800 मेरा बंटवारा बैठता है, उसकी मैंने मांग करी। अतुल जी, आप कह रहे हैं कि आपने इस केस को लेकर कोर्ट के अंदर भी याचिका दायर की है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई बंटवारे की कोर्ट में याचिका पेंडिंग नहीं है, कोई याचिका नहीं चल रही है। दूसरा मेरा सवाल है कि गाजियाबाद प्रशासन आपसे क्या कहा, क्या आपकी मदद कर रहा है या नहीं? देखिए, अतुल भैया, आदरणीय भैया ने जो कहा मुझे समझ से बाहर है, क्योंकि आज अमर उजाला में भी आया है कि उन्होंने ये कहा कि सन 1987 में बंटवारा कर चुके हैं परिवार वाले। मुझे बड़ा अचंभा है इस बात का, क्योंकि आलोक जी ने अभी 2 साल पहले बिल्कुल अविनाश, कहा गया तो रही बंटवारे की बात, लेकिन जो दूसरा आरोप है कि परिवार की काफी बदनामी हो रही है गया, तो किस तरीके से डराया धमकाया गया। और दर्शकों को ये भी बता दें कि लगातार एबीपी गंगा ये कोशिश कर रहा है कि अतुल गर्ग से बात हो जाए, लेकिन उनका फोन नहीं उठ रहा है। लेकिन धमकाने वाली बात जानना चाहेंगे अविनाश, कैसे धमकाया गया? सारा हिसाब किताब हो जाएगा जिसमें सारी दादाजी और पिताजी की अचल संपत्ति का सारा ब्यौरा दिया गया। आपको धमकाया भी गया है क्या अतुल गर्ग जी की तरफ से या उनके किसी व्यक्ति की तरफ से भी? क्या आपको कोई धमकी भरे कॉल या धमकी दी गई है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अतुल भैया के पास मैं 2.5 साल पहले गया था कि भैया मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। तो अतुल भैया ने कहा शाम जब तेरी माँ और तेरे भाई बेईमान हो रहे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। बाकी मैं उसके बाद जब मंत्री जी बन गए 2-3 बार मैंने मिलने की कोशिश की गई तो मुझे मिलने नहीं दिया। अब भी 6 महीने से जब से लॉकडाउन लगा है मैं काफ़ी परेशान हो गया, क्योंकि मैं इस पर मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मुझे कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। फिर भी मेरी गुड़िया की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई,
तो मैंने भैया को, पूरे परिवार को व्हाट्सअप करा कि मेरी बच्चे की तबीयत ख़राब है, हमारे पास जीने के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, खाने पीने का साधन नहीं है। भैया ने, सबों ने पढ़ा उसे, पर मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने माता जी, आलोक भैया, राम भैया, सबको फ़ोन किया, सबों ने ब्लॉक कर दिया। उनके अभी गाजियाबाद प्रशासन आपसे क्या कह रहा है? सर मैंने क्षुब्ध होकर बहुत ज़्यादा, जब मैं परेशान हो गया, मेरे घर की लाइटें भी कटने लगी, तो 30 जुलाई को मैंने ये ठान लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं परिवार का पालन पोषण नहीं कर रहा, मैंने आत्महत्या की ठान ली। और मैंने एक लेटर लिख दिया कि मैं आर्थिक तंगी से परेशान हूँ और मेरे परिवार वाले चल संपत्ति कब्जाए बैठे हैं, जिसका जिम्मेदार मेरा सगा भाई आलोक गर्ग होगा। वो मैंने 2-4 मित्रों को व्हाट्सअप कर दिया। आपने बताया कि आपके घर की लाइटें वगैरह कट गई, तो क्या लाइटें वगैरह अतुल गर्ग जी ने कटवाई या फिर आपने बिल नहीं जमा किया था इस वजह से कटी? नहीं जी, मैं आर्थिक तंगी के कारण मैं बिल नहीं जमा करवा पाया, इस वजह से। अतुल भैया ने कहा इसमें कोई वो नहीं है। और उसके बाद भी मैंने भैया को कॉल किया, उनके मित्रों को किया, मैंने यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को किया कि आप मुझे राशन का सहयोग दीजिए, व्हाट्सअप करा। उनसे मैंने फ़ोन पे रिक्वेस्ट करी, आप कम से कम जब तक मुझे न्याय ना मिले, जब तक ये कोरोना का चक्कर है, मुझे अपने पास काम पे रख लीजिए। पर सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया। उसके बाद जब मैंने व्हाट्सअप करा तो रात को 9 बजे करीब SHO साहब का, श्री कृष्ण गोपाल शर्मा जी का फ़ोन आया, श्याम जी आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा सर मैं आपसे कल मिल लूँगा। बोले आपके पास आते हैं। वो लोग आए, उन्होंने मेरे वाइफ बच्चों के बयान लिए बाकायदा अपनी पर्सनल डायरी में, और उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत बात है। आलोक भैया को जो सगे भाई हैं उन्हें फ़ोन मिलाया, तो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। बोले ये बहुत गंभीर मामला है, तहकीकात करनी ज़रूरी है। परंतु 5 या 10 मिनट बाद ही जब हमारी बयान ले रहे थे HSO सर, उनके ऊपर दबाव आ गया, उनके पास कॉल आ गया कि तहकीकात की कोई ज़रूरत नहीं है और बंद कर दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि कॉल अतुल गर्ग जी की तरफ से आई थी या कहां से आई थी कि जो SHO ने कार्रवाई बंद कर दी? सर मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता, पर उनके प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल जी का शायद फोन आया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे आलोक जी को थाने में बुलाना पड़ेगा क्या, बड़े नाराजगी में बोले। तो फिर उसके बाद 2 मिनट बाद फिर एक और कॉल आई, तो सर कुछ जवाब नहीं दे पाए। तो SHO सर ने और एक सवाल और है, उसका आपका जवाब के जरिए जवाब जानना चाहेंगे। ये लोग जो श्याम गर्ग जी ने शिकायत की है, पीएमओ को उसमें धमकी की बात लिखी है और वो धमकी की बात से इनकार कर रहे हैं, क्या वो डर गए हैं? एक बार ये तस्दीक करना जरूरी है। आप लोगों का, इतने बड़े परिवार से आपका सहयोग देंगे हम। एक चीज और जानना चाहेंगे श्याम जी, आपने जो प्रधानमंत्री कार्यालय को खत लिखा है उसमें आपने कहा है कि आप डरे हुए हैं, आपको धमकी दी जा रही है। तो क्या अभी भी धमकी दी जा रही है या फिर आप डर की वजह से इस चीज को बताना नहीं चाहते कि आपको धमकी दी जा रही है? सर मैं दोनों ही बात बताऊंगा, परंतु जो 30 जुलाई को रात को 11:15 बजे खुद CO साहब घर पे आए और हमारे बयान लेके बोले श्याम जी आपको किसी चौकी जाने की जरूरत नहीं है, थाने, मैं इसका निस्तारण खुद करूंगा, आप मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आइए। श्री अवनीश कुमार CO सेकंड थाना सियानी गेट। मैं, मेरे वाइफ और बच्चे उनके पास गए, पर आज तक, अभी तक 1.5 महीना हो गया हमारा निस्तारण नहीं हो रहा। हमें चौकियों पर बुलाया जाता है, उसके बाद भी हमारे नाम FIR कर दी जाती है। जब आपने हमें घर लिख के दे दिया कोर्ट में कि ये घर हम गिफ्टेड कर रहे हैं और जब तुम्हारा पेमेंट मिल जाएगा रजिस्ट्री कर देंगे, तो हमें किस बात का हमने कब्जा कर लिया? अब तुम कोर्ट में ये कह रहे हो कि हमने सारा दादा दादी का, सारा पिताजी का बंटवारा कर रहे हैं, उसके बाद तुम कह रहे हो 2001 में बंटवारा कर दिया। आज मंत्री महोदय भैया, मैं माफ़ी चाहूँगा भाई साहब से, आज ये भैया को शायद गलतफहमी है या मैं कह नहीं सकता कि 1987 में कर दिया। अभी जो पीएमओ को आपने खत लिखा है प्रधानमंत्री कार्यालय को, उसमें आपने डर की बात की है, धमकी की बात की है, तो किस प्रकार का भी आपको डर है, किस प्रकार की भी आपको धमकी मिल रही है? सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जब सुनवाई नहीं हो रहा तो 20 दिन पहले जो हमारा समझौता नामा तैयार होता, आलोक जी के मित्र हाई कोर्ट में वकील हैं, उन्हें बीच में रखा गया था, अगर कोई वाद विवाद होगा किसी प्रकार का उनसे संपर्क करेंगे। तो मैंने कहा मैं उनके पास जाता हूँ। उनसे मैंने 2-3 बार विनती करी, तो उन्होंने अपने मुझे घर पर बुलाया, फिर उन्होंने सारी बात पूछी, फिर मुझे डराने लगे, हम तुम्हें जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, और तुमने क्या कर रखा है, तूने ये कहा है कि जेल भेज देंगे आपको। आलोक जी के मित्र जो अधिवक्ता महोदय, मैं उनका नाम लेना नहीं मंत्री सीधे तौर से धमकी ना दें, लेकिन उनके जो साथी हैं, जो उनके गुर्गे हैं, वो धमका रहे हैं। और हैरानी की बात है कि जिस मंत्री पर जिम्मेदारी होती है लोगों की पेट भरने की, वो अपने भाई का पेट लॉकडाउन में नहीं भर पा रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। ये पूरी तस्वीर है, गंभीर आरोप है। शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है, बहुत गंभीर आरोप है और सवाल भी यही है कि अगर मंत्रियों की हरकत इस तरीके की होगी तो क्या उत्तर प्रदेश में व्यवस्था सुधर पाएगी?